नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव और गठबंधन को लेकर समाजवादी पार्टी प्रवक्ता फारूक हसन चांद ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि फखरुल हसन का कहना है कि जिस तरह से मैनपुरी उपचुनाव में सपा ने रणनीति बनाकर जीतने का यह काम किया था और उसी तरह से निकाय चुनाव में भी सपा जीतने का ही काम करेगी। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा वो सुन लेते हैं। उत्तर प्रदेश में हुए मैनपुरी उपचुनाव को जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने जीतने का काम किया था, जो रणनीति काम आई थी समाजवादी पार्टी की, आज उसी रणनीति को लेकर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में हो रहे स्थानीय निकाय चुनाव में जाने का काम करेगी। आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय शिवपाल यादव जी साथ मिलकर इस चुनाव में प्रचार करेंगे। आदरणीय जयंत चौधरी जी भी साथ में होंगे और उत्तर प्रदेश के इस स्थानीय निकाय चुनाव को समाजवादी पार्टी मैनपुरी फार्मूले से जीतने का काम करेगी। और लखनऊ में आप सांसद संजय सिंह ने यूपी के नगर निकाय चुनाव को लेकर कहा है कि पार्टी के कार्यकर्ता लगातार एक साल से गली गली जाकर चुनाव की तैयारी में जुटे थे, लेकिन कई बार आरक्षण को लेकर चुनाव बाधित हुआ है। इसके साथ ही संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी सभी नगर निगम के चुनाव लड़ रही है और हमारे चुनावी मुद्दे क्या है यह जनता को जानना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि एक मौका योगी मोदी को दिया है तो अब एक मौका झाड़ू वालों को भी दीजिए। शुरुआत होगी और शुरुआत भी होगी तो हाउस पूरा एक चुनाव का कैंपेन प्लान करके पूरा एक अभियान बना के लखनऊ की सीट जीतना हमारा लक्ष्य होगा। पूरी मेहनत से 117 वार्डों में टीम बनाकर डोर टू डोर कैंपेनिंग, जो हमारा सबसे बड़ा हथियार है चुनाव जीतने का। दिल्ली में 3 बार हम जीते तो डोर टू डोर कैंपेनिंग की बदौलत। पंजाब में हम एक बार 20 सीट और दूसरी बार 92 सीट लेके आए तो डोर टू डोर कैंपेन की बदौलत। गुजरात जैसे भाजपा के गढ़ में अगर हमें 14% वोट मिला और 5 विधायक मिले तो डोर टू डोर कैंपेनिंग की बदौलत। अगर गोवा में हमें सफलता मिली 6.5% वोट और 2 सीटें आई तो डोर टू डोर कैंपेनिंग की बदौलत। डोर टू डोर कैंपेन का मतलब है एक एक इंसान से कनेक्ट होना, एक एक परिवार से कनेक्ट होना, एक एक परिवार में अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल और मैसेज पहुंचाना। तो डोर टू डोर कैंपेनिंग सघन तरीके से 117 वार्डों में टीम बनाकर चलाई जाएगी। सारे बूथ पर हमारी टीमें चुनाव के दिन और चुनाव के पहले काम करेंगी, एक एक घर में जाएंगी। और वहीं सहारनपुर जिले में मेयर की 1 सीट, नगर पालिकाओं की 4 सीट और नगर पंचायत की 7 सीटों के चेयरमैन पद के लिए चुनाव की रणभेरियां बज गई हैं। और बीजेपी ने सहारनपुर मेयर चुनाव के लिए आज चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया है। राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह और जसवंत सैनी भी मौजूद रहे, लेकिन कार्यालय उद्घाटन के दौरान सरसावा नगर पालिका चेयरमैन पद के लिए पार्टी के घोषित उम्मीदवार के विरोध से सरसावा बीजेपी नगर अध्यक्ष सुशील काम्बोज और उनके साथियों ने बगावत कर अपने अपने त्यागपत्र भी दे दिए हैं। और वहीं आगरा के शाहगंज थाना क्षेत्र में पहले से चर्चित शैल कुंद्रा हत्याकांड में आरोपी रहे स्टेट रवि दिवाकर को बीजेपी ने निकाय चुनाव में वार्ड 40 से अपना प्रत्याशी बनाया है और तो सोमवार को पर्चा भी दाखिल कर दिया। वहीं अब समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर हिस्ट्री शीटर को टिकट दिए जाने को लेकर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी के शहर अध्यक्ष वाजिद निसार ने बताया कि आगरा में चर्चित हत्याकांड में शामिल हिस्ट्री शीटर का नाम थाने के हिस्ट्री शीटर्स बोर्ड पर लिखा हुआ है, फिर भी बीजेपी ने उसे टिकट दे दिया है। ये आरोप बिल्कुल सही है, निराधार नहीं है, सबूत के साथ है। जो थाने की का चार्ट होता है हिस्ट्री शीटर पे, उसका बाकायदा उसका हिस्ट्री शीट नंबर, उसका नाम, उसके वालिद का नाम सब दर्ज है और पूरा आगरा जानता है कि कौन से कितना चर्चित हत्याकांड में हिस्ट्री शीट खुली थी और क्या हुआ था। ये चाल और चरित्र है भाजपा का कि एक तरफ वो क्या बयानबाजी देती है और दूसरी तरफ इस तरीके के हिस्ट्री शीटरों को चुनाव में लड़ाने का काम करती है, उनका और ऐसे हिस्ट्री शीटरों का और धन बल बढ़ाने का काम करती है। और वहीं बाराबंकी नगर निकाय चुनाव को लेकर सपा ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि नवाबगंज नगर पालिका से सपा ने शीला सिंह वर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं नवाबगंज से कई लोग सपा से अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे, लेकिन प्रत्याशी शीला वर्मा को ही बनाया गया। फिलहाल सपा कार्यकर्ताओं में काफी खुशी साफ तौर पर नजर आ रही है।
और मिर्जापुर नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव के लिए आज पहला नामांकन सपा प्रत्याशियों ने किया है। और कुछ महीने पहले कांग्रेस छोड़कर आए सतीश मिश्रा ने सपा नेताओं के साथ जिला मुख्यालय पहुंचकर पर्चा दाखिल किया था और मीडिया से बातचीत करते हुए सपा प्रत्याशी ने भ्रष्टाचार में डूबे नगर पालिका को उबालने और विकास की गंगा बहाने का वायदा भी किया था। साफ सफाई, सड़क, पार्क, पेयजल सहित सभी कार्यों को पारदर्शी तरीके से करने का वायदा भी किया गया। जनार्दन के आशीर्वाद से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पे श्री देवी प्रसाद चौधरी जिला अध्यक्ष जी के आदेश पर यहाँ के तमाम शीर्ष नेतृत्व के आशीर्वाद से आज मैं समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में नगर पालिका परिषद मिर्जापुर के लिए अपना नामांकन पर्चा भरा हूँ। आप मुद्दों की बात करेंगे तो मुद्दे अनेक हैं। आप यहाँ देखिए कि सड़कों की क्या समस्याएं हैं। जो सड़क थे भी उनको पूरी तरीके से सर्वनाश कर दिया गया। रोजाना एक्सीडेंट हो रहे हैं। तमाम भ्रष्टाचार के यहाँ मुद्दे हैं। भ्रष्टाचार नगर पालिका के रग रग में बस चुका है और गंदगी की स्थिति है कि जो स्वच्छ मिर्जापुर का नारा दिया गया था वो स्वच्छ मिर्जापुर तो नहीं हो पाया, लेकिन मिर्जापुर का एकदम गड़बड़ हो गया है। और आपने देखा कि गंगा सफाई अभियान के लिए तमाम यहाँ पे कार्यालय बैठा दिए गए हैं, केंद्रीय कार्यालय बिठा दिए गए, लेकिन गंगा आप यहीं घोड़े सहित जाएंगे तो पूरे मिर्जापुर का नाला जो है वो सीधे सीधे गंगा जी में बहाया जा रहा है। आप बरिया घाट जाएंगे, पूरे जिले का कूड़ा बरिया घाट में सीधे सीधे गंगा जी में प्रवाहित कर दिया जा रहा है। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं। जो पार्क है, जो हमारे अच्छे अच्छे पार्क यहाँ पे मिर्जापुर आज 5-6 साल पहले थे, उन पार्कों को उजाड़ दिया गया है। और वहीं आगरा में घर के अंदर होने वाली सास बहू की लड़ाई अब चुनावी मैदान में यह पहुंच गई है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आगरा में नगर निकाय चुनाव में एक वार्ड ऐसा है जहां पर सास और बहू आमने सामने है। हालांकि सास और बहू में काफी सामंजस्य दिखाई दिया। दोनों का यही कहना है कि हम भले ही एक ही परिवार से हैं, लेकिन जो भी जीतेगा वो जनता की समस्या को ध्यान में रखकर उसका निदान करने की कोशिश भी करेगा। दोनों आगरा के 400 दरवाजा वार्ड 10 से चुनावी रण में मैदान में है। और कर्नाटक में होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी हाईकमान ने बड़ी घोषणा की है। आपको बता दें कि कर्नाटक में होने वाले चुनाव में सीएम योगी भी प्रचार करेंगे, जिसकी स्टार कैंपेनर्स लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी है। इस स्टार प्रचारकों की लिस्ट में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हैं। तीन दिवसीय G20 के कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की दूसरे दिन की बैठक वाराणसी में यह समापन हुई है और बैठक में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम फॉर हेल्दी पीपल्स एंड प्लेनेट्स विषय पर यह चर्चा की गई है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन 17 अप्रैल 2023 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री जनरल वीके सिंह ने किया था। इस बैठक में G20 के सदस्य देशों के 80 प्रतिनिधियों के अलावा आमंत्रित अतिथि देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और भारत के विशेष आमंत्रित सदस्यों ने भाग लिया है। जैसे मैंने शुरू में कहा, और वह बदायूं में कोरोना का कहर लगातार यह बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि बदायूं डीएम मनोज कुमार कोरोना पॉजिटिव ये पाए गए हैं, जिसके चलते अब उनके स्टाफ की भी लगातार यह जांच की जा रही है। और डीएम ने तबियत खराब होने पर मेडिकल कॉलेज में RT-PCR जांच करवाई थी, जिसके बाद जिलाधिकारी ये पॉजिटिव पाए गए हैं। गंगा बैराज में मछलियों का शिकार पूरी तरह से प्रतिबंधित है और इसके बाद भी साल भर मछलियों का शिकार बदस्तूर यहां पर जारी रहता है। मछली माफियाओं का तंत्र इतना मजबूत है कि तमाम कोशिशों के बावजूद भी इन पर आज तक कोई इनको रोक नहीं पाया है। क्षेत्रीय थाने से लेकर हर स्तर पर इनकी अपनी पेट है और इसके चलते गंगा बैराज हो या फिर गंगा का कोई भी किनारा, मछलियों का शिकार लगातार साल भर यहां पर जारी रहता है बिना किसी रोक टोक के। वहीं इस मामले को लेकर मत्स्य उपनिदेशक डॉक्टर नुरुल हक से पूछने पर उन्होंने कहा है कि नमामि गंगे के अधिकारियों और लोकल पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि मछलियों का शिकार करने वालों पर कार्रवाई की जाए।
यहाँ मछली पालने के लिए डाली जाती है लाखों की संख्या में, उसी तरीके से यहाँ पर लाखों की संख्या में मछलियां अवैध रूप से शिकार भी किया जाता है मछलियों का। तो सर उसके विषय में सर क्या कहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ, देखिए गवर्नमेंट ने एक अलग विभाग नमामि गंगे बना रखा है और आप देख रहे हैं ये आज का कार्यक्रम नमामि गंगे के थ्रू होता है। हम लोग तो स्टेट डिपार्टमेंट के, हमारा काम मछली पलवाना है तालाबों में, ग्रामों में, हर जगह पे हमारा रोल इसमें भी है। लेकिन यहाँ पे देखिए फोर्स भी है, सब कुछ है, चोरी चमारी होती रहती है, जबकि गवर्नमेंट का ऑर्डर है बिठूर से लेके इलाहाबाद तक मछली का कोई ठेका नहीं होता है, कोई मछली मारने की परमिशन नहीं दी जाती। लेकिन अब चोरी चमारी हो रही है, क्या करेंगे। लेकिन सर जिस तरीके से यहाँ पे मछली का अवैध शिकार किया जा रहा है, क्या उस पर कुछ अंकुश लगेगा सर? अब अंकुश लगाने का काम तो फोर्स का है भाई, हमारे विभाग के पास इतना पावर तो है नहीं, इतना मैन पावर नहीं। मैं एक एक दो इंस्पेक्टर से जिला चला रहा हूँ, तो मैं गंगा और जमुना कहाँ तक कवर कर पाऊंगा अकेले भाई। इसके लिए फोर्स ये नमामि गंगे है, इन लोग को भी तो रोकना चाहिए, जो स्पेशली नमामि गंगे फॉर गंगा ही है, और कोई काम तो है नहीं इनका। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे साथ मत्स्य पालन विभाग के उप निदेशक सर का कहना है कि हम लोग का काम सिर्फ मछली पालने का है, जो कि मछली प्रधानमंत्री जिनका लाखों की संख्या में मछलियां गंगा जी में छोड़ने के लिए काम किया जाता है, वही काम करते हैं। पर जो भी यहाँ पर अवैध शिकार मछलियों का होता है, उन पर अंकुश लगाने के लिए अभी कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। कानपुर से जनता टीवी के लिए आशीष कुमार। और उत्तर भारत में तेजी के साथ बढ़ता तापमान ये नजर आ रहा है। बढ़ते तापमान के साथ ही हीट स्ट्रोक की संभावनाएं जो हैं वो भी बढ़ गई हैं और साथ ही आने वाले समय में गर्मी और अपना रौद्र रूप दिखा सकती है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया। इसके लिए स्वास्थ्य महकमा ने प्रदेश के सभी जिलों में गर्मी से बचने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और इसके बचाव के लिए जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज में इसके बचाव के लिए व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि ताज नगरी में आज तापमान लगभग 40 डिग्री के आसपास रहा। डिहाइड्रेशन वाला कोई बच्चा है क्या? जिला अस्पताल आगरा में जो है जगह जगह पंखे, कूलर और जहाँ ज़रूरत के अनुसार एसी का इंतज़ाम किया जा रहा है और पानी की सुविधा उपलब्ध है, पीने के पानी की, और कुछ कमी है हर फ्लोर पे। हम चाह रहे हैं कि पानी, ठंडे पानी की सुविधा हो जाए, पीने के पानी की, और उस दिशा में हमारा प्रयास है। देखिए कितना हो पाता है। और रही बात आम जनता के लिए, तो आप कहीं धूप में ना निकले, कहीं जाना भी हो तो सिर ढकें, तो सिर से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा पानी का लॉस और डिहाइड्रेशन होता है। और घर से निकले तो खूब पानी पी के निकलें, अपने साथ पानी की बोतल हमेशा रखें और डायरेक्ट धूप में ना खड़े रहें। ये जैसे कोई स्ट्रोक का पेशेंट आता है तो उसके लिए किस तरीके के इंतजाम मिलेंगे जिला अस्पताल? जी हाँ, जो भी उपलब्ध दवाइयाँ उपलब्ध करा दी गई हैं सब, और भर्ती की सुविधा है, IV फ्लूइड वगैरह सब है, तो कोई समस्या नहीं आएगी? समस्या कोई नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग द्वारा हाई अलर्ट जारी किया गया है कि उत्तर प्रदेश में हीट स्ट्रोक की मामले बढ़ सकते हैं, जिसको लेकर आगरा में भी सतर्कता बरती जा रही है और जिला अस्पताल और SN मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों को सतर्क रहने के दिशा निर्देश दिए हैं। और इस समय मैं सदर बाज़ार की तरफ हूँ, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है और इस समय लगभग 40 के आसपास यहाँ पर तापमान है। तो समझा जा सकता है कि यहाँ पर क्या संभावना है। और CMS डॉक्टर का कहना है कि साफ साफ कि लोगों को अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए, सिर को ढककर रखना चाहिए। अगर ऐसी संभावना आपको लगती है कि आपका स्वास्थ्य खराब हो रहा है तो तत्काल नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं और अपनी जांच कराएं, उपचार कराएं। तो समझा सकता है जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है, ये लगभग कई दिनों तक रह सकता है और लोगों को चाहिए कि वह अपना सर ढकें, अधिक से पानी पिएं और अपने साथ भी पानी लेकर जाएं, तभी इस हीट स्ट्रोक के जैसे मामलों से बचा सकता है। आप देखिए पीछे जो छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं, ये भी सिर ढककर अपना जा रहे हैं। तो समझा जा सकता है कि स्कूली बच्चे भी गर्मी के लिहाज को देखते हुए, बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए यहाँ पर अपनी समझदारी दिखाते हुए अपने सर को ढक के जा रहे हैं। और ऐसे आगरा के अंदर लगातार गर्मी का तापमान निश्चित तौर पर आने वाले समय में
और संकट को बढ़ा सकता है। प्रदीप रावत, जनता टीवी, आगरा। और लखनऊ से 16 मार्गों पर चलने वाले वाहनों की अधिकतम रफ्तार नए सिरे से तय की गई है। शहर के अंदर अधिकतम 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड होगी और वहीं आउटर की अगर बात की जाए तो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन दौड़ते हुए नजर आएंगे। वाहनों की गति सीमा की गणना सड़कों की दशा, लंबाई, चौड़ाई के साथ वाहनों की संख्या के आधार पर यह तय की गई है। ली जा रही है। के 16 मार्गों पर जो है गवर्नमेंट ने स्पीड जो है कम कर दी है और 40 जो है किलोमीटर से अधिक गति से लोग नहीं चल पाएंगे। और इन शहर के प्रमुख मार्गों पर अभी तक लोग फर्राटे बहुत भर रहे हैं, तो इसके लिए जो है कैमरे लगवाए जा रहे हैं, इंटरसेप्टर की मदद ली जा रही है। और साथ ही जो है स्टेट हाईवे के 6 मार्ग है जहाँ स्पीड 16 किलोमीटर प्रति घंटे कर दी गई है, जबकि नेशनल हाईवे के 4 मार्गों पर स्पीड जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। वहीं पिछले हादसों में जो है 9,297 लोगों की जान गई है ओवर स्पीडिंग के चक्कर में। तो इस पर ही गहन मंथन के बाद सरकार ने जो है स्पीड कम की है और कोशिश की जा रही है कि लोग ओवर स्पीडिंग ना करें। साथ ही जो है एक्सप्रेसवे पे भी स्पीड घटाई गई है, कुछ कम की गई है और कुछ वाहनों की बढ़ाई भी गई है। जैसे प्राइवेट वाहन है 120 किलोमीटर तक स्पीड आगरा एक्सप्रेसवे पर चल सकेगा और जो कमर्शियल वाहन है, बसें हैं, ट्रकें हैं, इनकी अधिकतम स्पीड 100 किलोमीटर होगी। शहरों के अंदर सबसे बड़ी बात है कि लोग चलते हैं और जो स्पीड पर लगाम नहीं लगाते हैं, बेतहाशा जो है गाड़ियां भगाते हैं। तो इस पर लगाम लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिस, यातायात विभाग जो है पूरा लगा हुआ है, साथ में परिवहन विभाग भी इससे जुड़ गया है और परिवहन विभाग ने इसके लिए नोटिफिकेशन भी कर दिया है कि अधिक स्पीड वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इंटरसेप्टर से भी चालान किए जाएंगे और कम से कम 4,000 रुपये जो है ओवर स्पीडिंग का जुर्माना पहली बार वसूला जाएगा और 2-3 बार ओवर स्पीडिंग हुई तो गाड़ी जब्त भी की जा सकती है। कैमरामैन जो है रियाज के साथ TN मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। और वहीं देहरादून में आज मुख्यमंत्री धामी ने वीडियो भूविज्ञान, आपको बता दें कि वाडिया में भूविज्ञान संस्थान में इंडो डच हॉर्टिकल्चर्स और कोका कोला इंडिया के संकल्प से परिवर्तन की ओर कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सेब उत्पादन के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले कृषकों को सम्मानित किया और उन्नति एप्पल योजना के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के लिए इंडो डच हॉर्टिकल्चर्स और कोका कोला इंडिया सहयोग कर रहा है। और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जीवन में किसी लक्ष्य को पाने के लिए संकल्प के साथ आगे बढ़ना बेहद जरूरी है। बड़ा अच्छा कार्यक्रम है। एप्पल संकल्प से परिवर्तन की ओर कहीं न कहीं हमारे राज्य में जो सेब उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को गति मिलेगी और काफ़ी गति मिल रही है। काफ़ी सारे किसान इस क्षेत्र में अब आगे आ रहे हैं, सेब का उत्पादन कर रहे हैं और इन कंपनियों के और सबके समन्वय से जहां उनको अच्छा बाजार भी मिल पा रहा है, उनके सेब का उत्पादन भी हो रहा है, वहीं सरकार भी लगातार इसको प्रोत्साहित करने के लिए इस वर्ष हमने एप्पल मिशन में 35 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया है और हॉर्टिकल्चर को बढ़ाने के लिए भी 18,000 पॉली हाउस बनाने का भी हमने निर्णय लिया। इसमें 100% सब्सिडी के आधार पर हम गांव-गांव में बागवानी के क्षेत्र में, फलों के उत्पादन के क्षेत्र में, फूलों के उत्पादन में सभी पर काम कर रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में हमारे उत्तराखंड का फल, फूल, सब्जियां पूरे देश के अंदर जाएं और सभी को ताजे फल मिले और हमारे उत्पादकों को उसका मूल्य मिले। और वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बीजेपी मुख्यालय देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा कि राज्य में 2014 के बाद बड़ी संख्या में हेलीपैड की संख्या यह बड़ी है। मोदी सरकार के नेतृत्व में तेजी से देश और प्रदेश का विकास हो रहा है। इसके साथ ही आने वाले समय में राज्य में हेलीपैड की संख्या और भी ये बढ़ाई जाएगी। आगे महेंद्र भट्ट ने कहा है कि जोशीमठ और टिहरी के हेलीपैड के लिए स्थान का चयन कर लिया गया। सरकार की कोशिश है कि सभी पर्यटन स्थलों को हेली सेवाओं से जोड़ा जाए। 2014 से पहले उत्तराखंड के अंदर जोली ग्रांट के अलावा एक अपना है जो हवाई पट्टी है, कुमाऊं में एक थी, एक पिथौरागढ़, एक चिनाली। आज पहली बार उन हवाई पट्टी में सेवाएं प्रारंभ हुई है। ठीक है, कुछ कारणवश कभी रुकती है, कभी चलती है, लेकिन चल रही है। इसके साथ साथ हेलीपैड बहुत बड़े हैं। अगर 2014 की आप तुलना करेंगे, अभी भी हमने जो है चाहे टिहरी से लेके आपका गोचर हेलीपैड की व्यवस्था, ये सारी किस कार्यकाल में हुई? हमारे कार्यकाल की घटना हुई। अभी जोशीमठ के अंदर हेलीपैड के स्थान चुन लिया गया है, टिहरी के अंदर हेलीपैड के स्थान चुन लिया गया है। अनेकों स्थान है जिन स्थानों पर, खासतौर पर मैं
ये जरूर कहना चाहूंगा, हमारे यहाँ अनेकों देवस्थल है और मैं अपने पर्यटन मंत्री जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हर पर्यटन स्थल को अब हेलीपैड से जोड़ा जाएगा। और मसूरी में तिब्बतन महिला कांग्रेस और तिब्बतन युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि तिब्बत के 14वें गुरु दलाई लामा पर दिखाए गए गलत क्लिपिंग को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। वहीं तिब्बती समुदाय को इसको लेकर बड़ा आक्रोश उनमें है। हैप्पी वैली से गांधी चौक तक तिब्बती समुदाय के सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया और गांधी चौक पर धर्मगुरु दलाई लामा के लिए प्रार्थना उन्होंने किया। इस मौके पर तिब्बतन महिला कांग्रेस के सदस्य और शिक्षक किंजुम ने कहा कि दलाई लामा को बदनाम करने के लिए यह वीडियो क्लिप दिखाया गया है, जिसमें एक चैनल पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने गलत तरीके से इसको दिखाया और साथ ही वीडियो के साथ छेड़छाड़ भी की गई है। विषय तो जैसे पहले भी बताया उन्होंने, वो है कि एक छोटा सा एक क्लिप वायरल हुआ है जो बिल्कुल बेसलेस है ना। उसका जैसे कंप्लीट वीडियो जो है उन्होंने क्या किया है कि उनको एडिट करके जो मतलब बना के तो उनको ऐसे दर्शाया कि दलाई लामा ऐसे ऐसे करके दर्शाया कि उन्होंने कुछ गलत कर रहा है। एंड पीपल वर लाइक, हमें सवाल उठा रहा है कि दलाई लामा ऐसे कैसे कर सकते हैं वो छोटे लड़के के साथ, ऐसे करके पीपल वर रेजिंग क्वेश्चन। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने अब हम सब के साथ तो लड़ नहीं सकते, हम अपने हिसाब से पीसफुल वे में जवाब दे रहे हैं। हम अभी शरणार्थी यहाँ में 1959 से इधर आया है, तब भी हम भारत सरकार के लिए हम क्या बोलते हैं खल हो रहा है फौज में भी अपनी जान देते हैं। बॉर्डर में बैठ के हम साथ में मिलके भारत और तिब्बत दोनों साथ में मिलके चाइना के उधर बॉर्डर में बैठ के हम जान पे खेल करके उधर में खल हो रहा है लड़ रहे चीन के अगेंस्ट हम लड़ रहे हैं, है ना। इसलिए हम भारत सरकार से यही निवेदन करता है कि ये चीन का हाथ हो सकता है। भारत और तिब्बत मित्रता और अमर है, अमर रहेगा। और वे उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 22 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। इसकी लगभग सभी व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी हैं, लेकिन यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या सीमित किए जाने पर हरिद्वार के ट्रैवल व्यवसायी काफी नाराज हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन के साथ ही ऑफलाइन पंजीकरण भी खोले जाएं, जिससे कि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। वहीं चारधाम यात्रा पर मुख्यमंत्री का कहना है कि उत्तराखंड आने वाले श्रद्धालुओं को चारधाम दर्शन ये करवाए जाएंगे और जो गाइडलाइंस है उस पर पुनर्विचार भी किया जाएगा, ताकि आने वाले सभी श्रद्धालुओं को दर्शन ये कराए जा सके। ध्यान में रखते हुए यात्रा पर उसका बहुत इस प्रकार से असर भी न पड़े, यात्रा भी जारी रहे। सभी धामों में यात्रा के लिए जो यात्रियों की संख्या है वो जो निर्धारित कर दी गई है, उसमें कहा जा रहा है कि उसका आकलन जो है ठीक से नहीं किया गया। सभी धामों की जो क्षमता है उससे अधिक है, लेकिन यात्री उसमें बहुत कम पहुंचे। क्या इस पर पुनर्विचार किया जाएगा? अभी तक 13 लाख यात्रियों ने अभी तक अपना पंजीकरण करवा लिया है और हमने कहा है कि जो भी यात्री उत्तराखंड पहुंचेंगे सभी को दर्शन करने का मौका मिलेगा, हम दर्शन करवाएंगे। और ये जो गाइडलाइन है उस पर भी हम लोगों ने दोबारा पुनर्विचार हम कर रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को आसानी से दर्शन होए और जो लोग हमारे इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, इस आजीविका का भी प्रमुख साधन है, उनके आजीविका भी प्रभावित हो। परेशानियाँ बहुत सामने आ रही हैं। इस बार यात्री का जो मूड है पिछले साल की अपेक्षा बहुत ज़्यादा था। पिछले साल सरकारी आंकड़ा लगभग 45 लाख का था और वो इस बार और बढ़ने की संभावना थी, लेकिन फिलहाल की आज तक की डेट में जो स्थिति है, पहले के मुकाबले लगभग 30 से 40% लोग उत्तराखंड में कम आने वाले हैं, क्योंकि यमुनोत्री में संख्या 5500 की है कि 5500 एक दिन में 5500 से ऊपर लोग जाएंगे। वहाँ आप बड़कोट से और यमुनोत्री तक रुकने के कम से कम 25 से 30 हज़ार की व्यवस्था वहाँ ठहरने की है और आपने संख्या का निर्धारण किया है 5500। देखिए, चारधाम यात्रा अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। कालांतर से यात्रा चली आ रही है, लोगों की आस्था का विषय है और हमारी कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जो गढ़वाल जो हमारा सेक्टर है, इसकी आर्थिक जो व्यवस्था है, उसकी जो रीढ़ है वो चारधाम यात्रा पर निर्भर करती है। अब विषय यह है कि लोगों में तो बहुत जज्बा है चारधाम यात्रा पे आने का, लेकिन जो हमारी राज्य सरकार के द्वारा जो व्यवस्था बनाई गई है रजिस्ट्रेशन की, कहीं वो उनके मोराल को हिट कर रहा है, कहीं ना कहीं उनकी जो भावना है उसको वो ठेस पहुंचा रहा है। और क्योंकि वो प्रक्रिया बहुत जटिल है, आपको चारधाम यात्रा पे आना है तो जो यमुनोत्री का निर्धारण है 5500, गंगोत्री का 9000 व्यक्ति प्रतिदिन, केदारनाथ जी 15000 और बद्रीनाथ जी 18000, तो आपको पात्रता में उस पात्रता में आना है, तभी आप चारधाम यात्रा पर आ पाएंगे। श्रद्धालु तो बहुत उत्साहित है।
बहुत इंक्वायरीज आ रही हैं, बहुत लोगों द्वारा पूछताछ की जा रही है। हमारे जो टूर ऑपरेटर्स हैं अलग अलग शहरों में, देश भर के कोने कोने से उनके फ़ोन आ रहे हैं। सिर्फ थोड़ी सी दिक्कत इस बात में आ रही है कि सरकार द्वारा जो संख्या निर्धारित की गई है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसके अंतर्गत उनकी एक संख्या निर्धारित है, उससे ज़्यादा उस तारीख में। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।